जो मुनाफिक नहीं है वो अल्ताफ हुसैन को गाली दे, और इस गाली देने के पीछे क्या कहानी है, ये बात कही गई और उसके बाद फिर और ये मुनाफिक हैं कहानी में टर्न आता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा किसी तौर पर भी गाली देने के हिमायती नहीं है। इनको कोई हया शर्म नहीं है। यह खबर मेरे पास किस तरीके से आई है, अंदर की पूरी डिटेल में आपके सामने रखने वाला हूं। तहलका अंगेज डीजीआईएसपीआर की एक खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और सोहेल आफरीदी को जलसे की इजाजत किस तरीके से दी, आपको मैं अंदर की बड़ी तहलका अंगेज कहानी सुनाने वाला हूं। कौन डर गया मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और फिर जवाब क्यों नहीं आया, मुझे क्या मालूम हुआ है। अमेरिका में बैठे हुए एमक्यूएम के एक रहनुमा का एक बड़ा अहम चीज सामने आई है, वो बताने वाला हूं मैं आपको। मैं खामोश रहूं तो सब ठीक, बोलूं तो इंटरव्यू फट जाता है। डर मेरा नहीं, उनका है। मैं एस्टैब्लिशमेंट से आपकी बात करवाने के लिए तैयार हूं। एमक्यूएम के एक साबिक सेनेटर ने ये ऑफर किसे की है, क्या इसमें यही सेनेटर क्या एमक्यूएम को भी, एमक्यूएम के बाद फिर क्या अब इमरान खान को बचा सकते हैं, इस हवाले से ये एक तहलका अंगेज खबर मैं आपको देने वाला हूं। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, तो इस हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और तहलका खेज खबरें देने वाला हूं। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह यह दरख्वास्त करता हूं कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जरूर कीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करता हूं पहली और बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मुस्तफा कमाल साहब हर रोज किसी टीवी चैनल को या फिर किसी वीलॉगर को या फिर किसी भी यूट्यूब के चैनल को इंटरव्यूज दे रहे हैं, और वो मुसलसल अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं। हया शर्म नहीं है और ये मुनाफिक हैं। लेकिन इस पूरी गुफ्तगू के अंदर दो बड़े अहम पहलू निकले थे, और सबसे बड़ा अहम पहलू गुज़िश्ता रात को निकला, जब आज न्यूज के एक एंकर यानी कि आमिर जिया को उन्होंने कोई 18 मिनट का इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जिस बात को रिपीट किया और बार बार उनसे ये बात पूछी गई कि जनाब आप ये बताइए कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान आपके साथ क्यों नहीं बैठ रही है, वो तो आपके साथ बैठने का इनकार कर रहे हैं। तो बार बार मुस्तफा कमाल एक ही बात कहता है कि जनाब वो तो मैं हूं एमक्यूएम, और जो नहीं बात कर रहे वो सारे के सारे मुनाफिक हैं। अब उन्होंने मुनाफिक दर हकीकत एमक्यूएम पाकिस्तान में मौजूद लोगों को करार दिया था, और एमक्यूएम पाकिस्तान में जब इन्हें मुनाफिक करार दिया गया तब हमारी खिड़की खड़की और हमने एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमाओं से गुफ्तगू करना शुरू की। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदरूनी हलके मुस्तफा कमाल के इस बात को तीन जावियों से देख रहे हैं, और इन तीनों जावियों के सामने मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और दूसरी एक अहम बात, मुस्तफा कमाल साहब ने 2 रोज कबल अनीस एजुकेट के खिलाफ ये जुमला इस्तेमाल किया था कि ये 2 पैक पीकर बहक जाते हैं। ये भी इंडिया के कई दौरे कर चुके हैं, और फिर ये तमाम बातें उसके बाद ये एक सोशल मीडिया पर चला के वो FIR एक प्रोग्राम, फहीम सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त है, वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं और अनीस एजुकेट उन तमाम बातों का जवाब देंगे। वो प्रोग्राम क्यों नहीं आया, ये कहानी भी तो मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो ये 2 बड़ी कहानियों के साथ साथ एक और बड़ी तहलका अंगेज कहानी ये होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से इजाजत दे दी है इस पूरे अमर की, और जबकि DGISPR सोहेल आफरीदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें फैसिलेट करने की तरफ जा रही है, और फैसिलेट किस तरीके से कर रही है, ये एक बड़ा अहम नुक्ता सामने लाने वाला हूं। और उसके बाद आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक और खबर भी दूंगा कि एक एस्टैब्लिशमेंट का एक खास आदमी जिसे एमक्यूएम में रखा इसीलिए गया था कि वो एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा खास आदमी है, लेकिन एमक्यूएम पर बुरे वक्त में उसकी बात को नहीं मानी गई, और अब वो इमरान खान के लिए बात करने वाला है। क्या वहां पर वो जिक्र करने वाला है या नहीं करने वाला, अहम नुक्ता ये भी आपके सामने रखूंगा। तो आज का प्रोग्राम भरपूर खबरों से होने वाला है। तो पहली बात, मुस्तफा कमाल साहब ने जिन लोगों को मुनाफिक करार दिया और जिनके मुतालिक उन्होंने कहा कि एमक्यूएम वाले खुलकर नहीं बोलते, सारे के सारे मुनाफिक हैं, तो हमने उन तमाम जिन लोगों को मुस्तफा कमाल ने मुनाफिक करार दिया था
हमने उनसे राब्ता किया। पहला राब्ता MQM पाकिस्तान के एक बड़े ही अहम रहनुमा से हुआ। कौमी असेंबली के रुकन है, मजीद तफसीलात बताने से उन्होंने इनकार किया। अब मजीद तफसीलात बताने से उन्होंने क्यों इनकार किया, मैं आपको उसकी वजूह बताता हूं। सबसे पहले ये 3 नुकात है कि जिस पर MQM पाकिस्तान सोच रही है। अव्वल, इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब खास तौर पर अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बयानात देकर क्या जाहिर करना चाह रहे हैं। तो मेरी पहली बात जब उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारी जब से MQM पाकिस्तान बनी है, यानी कि 23 अगस्त 2016 से 10 साल हमें बने हुए हो चुके हैं। आप ये बात बताइए कि हमने कभी भी किसी भी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में अल्ताफ हुसैन साहब को गाली दी है? बड़ा अहम नुकता था उनका मौकिफ यह है कि जनाब, हम अल्ताफ हुसैन साहब की पॉलिसी से इनहराफ किया है, लेकिन हमारा किसी से कोई जाती मामला नहीं है। हमने उनसे पॉलिसी से इख्तलाफ करके 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त 2016 को हमने MQM पाकिस्तान वजूद में लाए, और अब हमारा इस हवाले से कोई भी लेना देना नहीं है, और जिस गुजर में हमें नहीं जाना तो हमने पॉलिसी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी को कभी गाली दी है? उन्होंने कहा कि जनाब ये बताइए कि हमने मुस्लिम लीग नून को कभी गाली दी है? तहरीक इंसाफ से लाख इख्तलाफ से, लेकिन क्या हमने कभी इमरान खान को गाली दी है? तो हमारी पार्टी पॉलिसी ही ये नहीं है, और खासतौर पर एक ऐसे शख्स के लिए कि जिससे हम अलहदा हुए हैं, और जब हमारी नहीं है तो फिर आप हमें क्यों कह रहे हैं कि जनाब हम गालियां दे? दो बात उन्होंने कहा कि जनाब मुस्तफा कमाल साहब या तो ट्रैप हो गए हैं या हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह से रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ सहाफियों से गुफ्तगू कर इस बात में हम पे प्रेशराइज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पॉलिसी से हटकर बात करें। दर हकीकत क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब खुद इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो खुद क्योंकि इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है, तो इसी आइसोलेशन में वो हमें भी शिकार करना चाहते हैं। इस वक्त MQM लंदन का अगर सिर्फ इस जुमले को ले लिया जाए कि जिस पर मुस्तफा कमाल साहब बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं बताऊंगा कि कौन लोग हैं कि जो इमरान फारूक के कत्ल में मुलविस है, और इस एक जुमले पर अगर वो सारी कहानी खड़ी कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अपने प्याले में चाय उबाल रहे हैं, यानी कि आप खुद अपने आप को गिल्टी साबित कर रहे हैं। अगर उन्होंने कह दिया तो अब आप अपने आप को गिल्टी साबित कर वजाहतें क्यों दे रहे हैं? आप रोजाना अल्ताफ हुसैन साहब को मीडिया के अंदर आकर जिंदा क्यों कर रहे हैं, और क्यों जो जिनका नाम मीडिया पे लेने पर पाबंदी है, आप रोजाना मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में आकर आप उनके नाम को उठा रहे हैं? तो ये आप हमें ट्रैप कर रहे हैं, और इस ट्रैप में आप क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? ये उनका दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, मैंने MQM के एक रहनुमा थे जो कि बहुत ताकतवर है, आजकल उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन बहुत ओहदे से मुराद यह है कि उनके पास MP MNA नहीं है, लेकिन MQM के अंदर उनकी बहुत ज्यादा बाजगश जारी है। उन्होंने मुझे ये कहा, मैं आपको क्लियर लफ्ज बता रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि जनाबे वाला ये इस वक्त जितना भी शोर शराबा मच रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ MQM पाकिस्तान पे कब्जा करने की बात हो रही है ताकि हम ट्रैप हो जाए। हम ट्रैप नहीं होंगे, और हम खामोशी ही हमारा सबसे बड़ा जवाब है। अगर हम बोलेंगे तो फिर वो कहेंगे कि बोलते क्यों हो। ये बात उन्होंने कही है। तो MQM अगले पूरे 1 महीने तक जितने भी मुस्तफा कमाल साहब स्टेटमेंट्स देंगे, MQM पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जनाबे वाला हम इनकी बातों का जवाब नहीं देंगे। उनका क्लियर जुमला यह था कि इमरान, 2 बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम अल्ताफ हुसैन साहब की पॉलिसी से इनहराफ कर चुके, हम उनकी बातों पर अब एतबार नहीं कर रहे, उनसे हम अपना रास्ता अलहदा कर चुके, लेकिन हमारी गुफ्तगू का लबो लहजा किसी भी रहनुमा के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए ये नहीं है कि जिस तरीके से हम गुफ्तगू करें, हमारा एक अपना मयार है, हम उसी पर ही कायम रहेंगे। 2, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान फारूक के कत्ल का जो शोशा चल रहा है, उसमें इमरान फारूक के कत्ल को इतना इशू बनाया जा रहा है, और इमरान फारूक को बार बार रॉ का एजेंट करार दिया जा रहा है मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से। हम इमरान फारूक की बरसी मनाते रहे हैं, और एक बार तो खुद मुस्तफा कमाल साहब उस बरसी के अंदर आए हैं, तो हम इस बात को इस तरीके से देखते हैं। ये MQM पाकिस्तान के अल्फाज है जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम इमरान फारूक को रॉ का एजेंट तस्वुर नहीं करते हैं। इमरान फारूक हमारे लीडर थे कि जिनकी मौत हुई, बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ, और हम इस बात को ओपनली ये बात कहते हैं कि जनाब इमरान फारूक साहब हमारी जमात के रहनुमा है, हम उनकी बरसी मनाते रहते हैं, तो बार बार उनको रॉ का एजेंट करार देना ठीक नहीं है। और तीसरी बात, हम किसी भी प्रोवोक करने यानी उकसाने में नहीं आएंगे। अब आइए अगली बात,
उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब ने अनीस एडवोकेट साहब पर हमले किए थे और उन्हें शराबी, उन्हें रॉ का एजेंट और दीगर चीजें कही थी, जिसके बाद अनीस एडवोकेट साहब का एक इंटरव्यू होना था। हमने इस हवाले से राब्ता किया और हमने इस हवाले से अपने राब्तों को बढ़ाया और हमने समझने की कोशिश की कि क्या अनीस एडवोकेट साहब का जो इंटरव्यू होने वाला था और जो कि कल होना था वो क्यों नहीं हुआ। तो मुझे ये बताया गया जिस चैनल पर होना था वहां से कि हमने कमिंग सून लिखा हुआ है, हमने ये नहीं लिखा कि कल होगा। हाँ, इंटरव्यू जरूर होगा, एक दो दिन जरा और ठहर जाइए, 2 दिन के बाद हम आपको उस हवाले से तहलका खेज इंटरव्यू देने वाले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इस हवाले से कुछ लोग अगर खामोश बैठे हुए हैं तो इसको आप हल्का मत लीजिए। अब इस हवाले से एक एमक्यूएम के बड़े रहनुमा रहे हैं और एमक्यूएम में बड़ा नाम रहे आजकल अमेरिका के अंदर है वासे जलील साहब। वासे जलील साहब ने कहा है कि जनाब एक इंटरव्यू से थप्पड़ से डर नहीं लगता सरकार, इंटरव्यू से डर लगता है। अब इन्होंने क्या इशारा किया है, वासे जलील साहब ने ये इशारा किसके इंटरव्यू पे किया है? क्या मुस्तफा कमाल साहब के इंटरव्यू पे किया है? नहीं जी, हमारी जादूगरनी ये बता रही है कि उन्होंने अनीस एजुकेट के इंटरव्यू पर कहा है। इसमें कोई पीछे कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है। अब वो खेल क्या हुआ है, मैं अब उसको जांचने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर क्या वजह हुई है और क्यों हुआ है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज अपने अगले प्रोग्राम के अंदर दूंगा और कंफर्म दूंगा कि इस पूरे खेल में क्या हुआ है। थोड़ी सी डिटेल में जमा कर रहा हूं। गुज़िश्ता रात मेरी तबीयत जरा बेहतर नहीं थी, इसलिए आप रात का वीलॉग भी नहीं देख सके, तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल के साथ आगाह करूंगा। अब आइए अगले खेल और उससे भी ज्यादा मजेदार खेल। देखिए, आज ISPR ने सोहेल आफरीदी साहब के मुतालिक जो कुछ भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक गुफ्तगू हुई, यानी कि फौज ने जो कुछ भी गुफ्तगू की, उसके बाद जो फौज जो इस वक्त मौजूदा इत्तेहाद है, मौजूदा इत्तेहाद जो हाइब्रिड निजाम का इत्तेहाद है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम किरदार रखती है। अब पाकिस्तान पीपल्स सोहेल आफरीदी आज आ रहे हैं कराची, 11:30 बजे ये कराची में उतरेंगे और उसके बाद उनकी यहाँ पर मसरूफियात है। 11:30 बजे जब ये उतरेंगे तो आज की ही फ्लाइट से कोई बड़ी अहम शख्सियात आज कराची में उतरने वाली है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज फरियाल तारपुर साहिबा की बेटी की शादी है और ये शादी कराची की सिंध की बड़ी शादियों में शुमार हो रही है और इसमें कई अहम शख्सियात आ रहे हैं। आज के दिन कल रात को पीपल्स पार्टी ने सोहेल आफरीदी को जिना ग्राउंड में जलसे की इजाजत दे दी। जिना ग्राउंड में आखिरी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त किया था कि जब इमरान खान आए थे। अब सवाल यह बनता है कि एक तरफ जो बाइख्तियार लोग हैं वो ये मना कर रहे हैं कि जनाब सोहेल आफरीदी साहब को इतना शेल्टर ना दिया जाए, तहरीक इंसाफ को शेल्टर ना दिया जाए, लेकिन अब सवाल यह बनता है कि ऐसी सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इस वक्त सोहेल आफरीदी को जलसे की इजाजत दे रही है। रात गए तहरीक इंसाफ में 2 तरह की खलबली मची हुई थी। अब मैं आपको दे रहा हूं खबर 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 खबर। तहरीक इंसाफ यहां पर 2 हिस्सों में तकसीम है। एक है तहरीक इंसाफ जिसके सदर है हलीम आदिल शेख और एक दूसरा है तहरीक इंसाफ की एक और चीज है जिसे कहते हैं रिहाई कमेटी। रिहाई कमेटी में सईद आफरीदी दीगर कई लोग उसके अंदर शामिल हैं और जिसमें एक बड़ा नाम कराची से ताल्लुक रखने वाला भी शामिल है। अब मामला क्या हुआ, रात भर ये खींचातानी होती रही कि सोहेल आफरीदी किसका मेहमान होगा, यानी कि मेरा मेहमान होगा। अब जाहिर जिसके घर पर जाएगा उसकी तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। सोहेल आफरीदी को यहां लाने में सईद आफरीदी का बड़ा अहम किरदार है जो कि रिहाई कमेटी है और इस रिहाई कमेटी की ख्वाहिश ये थी कि ये इनके पास रुके ताकि सारी पीटीआई इनकी तरफ मरकूज रहे। ये इख्तलाफ रात गए तक जारी रहा, जिसके बाद ये बात तय हुई कि अब जब ये जलसा करेंगे, ये जब उतरेंगे, उतर कर ये सीधे जाएंगे हलीम आदिल शेख के घर पर और हलीम आदिल शेख के घर पर जाने के बाद ये फिर इंसाफ हाउस आएंगे और उसके बाद प्रेस क्लब जाएंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में जाएंगे, यानी कि पश्तून आबादियों के अंदर जाएंगे। सईद आफरीदी का और जो रिहाई कमेटी है उनका असर रसूख पश्तून आबादी के अंदर बहुत ज्यादा है। इस मारधाड़ के पीछे हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खेल खेला, जबकि उस सूरत हाल में कि जाहिर है पाकिस्तान के बाइख्तियार लोग इस वक्त सोहेल आफरीदी को उस तरीके से एकोमोडेट नहीं करना चाहते। खेल ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रात गए इन्हें जिना ग्राउंड करने की इजाजत दे दी। अब सुनिएगा, जिना ग्राउंड का मतलब यह है कि अगर आप जिना ग्राउंड को करने की इजाजत दे रहे हैं तो एक तरफ आप उस पॉलिसी से क्या इनहराफ कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रोनुमा हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या खेल खेलना चाहती है। ये इजाजत डिस्ट्रिक्ट ने नहीं दी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का प्रोग्राम है उसमें नहीं दी। नासिर हुसैन शाह होंगे वजीर, लेकिन यह फैसला उनसे भी बहुत ऊपर का। इस फैसले के लिए यकीनी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, फनियाल तारपुर,
सब लोग ऑन बोर्ड होंगे और जिसके बाद ये इजाजत दी गई होगी और बाइख्तियार लोग भी होंगे। इतलात ये मौसूल हो रही है कि जनाब इस इजाजत को बाकायदा मुशावरत के बाद, आला हुक्काम की मुशावरत के बाद दी गई है और जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि उन्हें इजाजत दी जाए। अब अगर वो बड़ा जलसा करने में नाकाम रहते हैं, बड़ा जलसा करने में नाकाम रहते हैं, तो भी एक बड़ी सूरत हाल होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर लोग इस कार्ड को ज्यादा खेलेंगे। मगर आपको मालूम है कि खेल के अंदर कदम रख देना, यानी मैदान के अंदर किसी को कदम रखवा देना ही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर सोहेल आफरीदी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजाजत दे दी है तो ये समझिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये अच्छा शुगुन नहीं है। सोहेल आफरीदी के लिए ये, यानी तहरीक इंसाफ के लिए ये एक अच्छा शुगन है, लेकिन अब इनके लिए अच्छा शुगन नहीं होगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात खबर दे रहा हूं आपको। एक बड़ा अहम किरदार था, उसका नाम है सैफ, बैरिस्टर सैफ। बैरिस्टर सैफ परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी के अंदर शामिल थे और बैरिस्टर सैफ का हमेशा यह दावा रहा कि उनके एस्टैब्लिशमेंट से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। परवेज मुशर्रफ ने बराह रास्त अल्ताफ हुसैन साहब को फोन करके कहा था कि बैरिस्टर सैफ को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। इन्हें बैरिस्टर सैफ को अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हें सेनेटर भी बनाया। एमक्यूएम का ख्याल यह था कि जब कभी भी उनके ऊपर बुरा वक्त आएगा तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में बैरिस्टर सैफ एक अहम किरदार अदा करेंगे और ये बात तय थी कि बैरिस्टर सैफ के जिम्मे यही काम था। 22 अगस्त 2016 जब हुआ तो बैरिस्टर सैफ खुद उस वक्त सेनेटर थे और सेनेटर होने के साथ साथ वो बड़े अहम किरदार भी थे। लेकिन मामला यह हुआ कि बैरिस्टर सैफ की एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के बावजूद भी बैरिस्टर सैफ ने उस वक्त कोई किरदार नहीं निभाया था, क्योंकि ये लोग मूड के मुताबिक चलते हैं और मूड ही इनका सबसे बड़ा किरदार होता है। जब एस्टेब्लिशमेंट का वो धड़ा कि जो कि उस वक्त ज्यादा ताकत में था, जो उस वक्त जनरल फैज ज्यादा ताकत में था, उस वक्त बैरिस्टर सैफ ने ये किरदार अपनाया कि उन्होंने अपना पलड़ा उस तरफ रखा और उन्हीं की दरख्वास्त पर वो बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद अभी अली अमीन गंडापुर की हुकूमत बनी तो वो खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान करार पाए। उन्हें हमेशा ये करार देता रहा गया कि वो बैरिस्टर सैफ जो है वो अब यहां पर एक ब्रिज का काम अदा कर रहे हैं। आज जंग अखबार ने एक बड़ी खबर दी है कि इमरान खान के हवाले से फिर एक बार बैरिस्टर सैफ इस किरदार को निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी जादूगरनी ये खबर दे रही है कि एक बार फिर ये अल्ताफ हुसैन साहब वाला चक्कर बैरिस्टर सैफ यहां पर करेंगे और बैरिस्टर सैफ ये काम करेंगे कि जनाब इस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट का मूड नहीं है, बात करने का नहीं हो सकती, लेकिन बैरिस्टर साहब अपना पलड़ा किसी और तरफ रख देंगे और ये बातचीत नहीं हो पाएगी। जहां तक मेरी मालूमात कहती है उन्हें ना करार दे दिया जाएगा और यही होगा। तो अब जिस तरीके का सिलसिला अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हुआ था, बैरिस्टर साहब इस बार भी वही गेम इमरान खान के साथ दोहराने वाले पूरे 10 साल के बाद। ये 10 साल की पॉलिसीज का जो जिक्र किया जा रहा था, इस 10 साल की पॉलिसी पर मैं आपको अगला एक वीलॉग करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि 10 साल की पॉलिसी क्या है और ये जो 10 साल हो चुके हैं बहुत सारे वाकयात को, उसकी आगे कहानी क्या बनेगी, ये पूरी तफसीलात मैं आपको अगले प्रोग्राम के अंदर बताने वाला हूं। इंतजार कीजिएगा, बहुत अंदर की खबरें मैं आपको देने वाला हूं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह के बाद।